हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल टू यू? क्या मेरी आवाज़ अभी आ रही है आपको? एम आई विजिबल? एम आई ऑडिबल टू यू? एवरीवन प्लीज़ रिस्पॉन्ड मी। क्या मेरी आवाज़ अब आ रही है? जस्ट एक्नॉलेज मी कि क्या मेरी आवाज़ अभी आ रही, क्या मैं अभी दिखाई दे रहा हूँ आपको? ओके, नाउ आई बिलीव कि मेरी आवाज़ भी आ रही होगी और मैं दिखाई भी दे रहा हूँ। एक बार और मैं एक्नॉलेज कर लेता हूँ आपसे। प्लीज़ लेट मी नो। Okay, so we'll begin with our today's topic, that is मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर की हम शुरुआत करेंगे और उससे पहले मैं आपको एक नक्शा दिखाता हूं। यू कैन हैव अ लुक एट दिस मैप। सो वास्ट वॉज दिस मौर्यन एम्पायर एट इट्स पीक दैट आज के इंडिया से भी बड़े एरिया में फैला हुआ था ये मौर्यन एम्पायर। एक ताकतवर एम्पायर भारत के अंदर जो लगभग 137 ईयर्स तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर रूल करता है। उस मौर्यन एम्पायर की कहानी को, उसकी हिस्ट्री को अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। ना सिर्फ ये एक बहुत ग्लोरियस फेज है हमारी हिस्ट्री का, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहला एस्पेक्ट जो हम एड्रेस करेंगे, वो पहला एस्पेक्ट है सोर्सेज ऑफ मौर्यन हिस्ट्री। हमें मौर्यन एम्पायर की हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चलता है, वो कौन कौन से मेजर सोर्सेज हैं जो हमें इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सोर्स जिसकी हम बात करेंगे वो है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी यानी कि क्या होता है? आर्कियोलॉजी का मतलब होता है पुरातत्व। आर्कियोलॉजी यानी कि हमको उस दौर के कौन कौन से मटेरियल रिमेन्स मिलते हैं, हमें उस दौर के कौन कौन से आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिलते हैं। ये सारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं ये आर्कियोलॉजिकल एस्पेक्ट होते हैं मौर्यन एम्पायर के अंदर। क्योंकि मौर्यन एम्पायर एक वास्ट एम्पायर था। मौर्यन एम्पायर के रूलर्स के पास बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता था, जिसके कारण उनके पास बहुत सारी वेल्थ थी और उसी वेल्थ का यूज करके उन्होंने बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस करवाए थे। और ऐसे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस दे स्टैंड टेस्ट ऑफ द टाइम। वक्त के साथ में पूरी तरह से नष्ट नहीं होते, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होते। इसीलिए आज भी हमको बहुत सारे मॉडर्न पीरियड के कंस्ट्रक्शंस के रिमेन्स मिलते हैं एंड दे स्पीक इन वॉल्यूम्स फॉर इटसेल्फ। वो वो सारे रिमेन्स मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं। इसीलिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है मौर्यन हिस्ट्री का। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमें कौन कौन से मिलते हैं, किस किस तरह के आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिलते हैं, तो हम देखते हैं कि सबसे पहला और इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्स हमको मिलता है अशोकन एडिक्ट्स। अशोकन एडिक्ट। एडिक्ट्स, एडिक्ट्स का मतलब होता है अभिलेख। अभी अभिलेख क्या होता है? आप हिंदी की हिस्ट्री की किताबों में पढ़ोगे तो आपको ये वर्ड मिलेगा अभिलेख। इंग्लिश में पढ़ोगे तो आपको वर्ड मिलेगा एडिक्ट्स। क्या होता था पुराने जमाने में, जब रूलर को कोई मैसेज देना होता था या कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती थी अपने लोगों से या आने वाली जनरेशन से, तो वो लोग क्या करते थे? वो लोग देखो, एक तो वो हो सकता था कि जैसे पेपर तो होते नहीं थे उस वक्त, कागज का यूज लेटर ऑन शुरू हुआ, बहुत बाद में शुरू हुआ भारत के अंदर। तो ये लोग पेड़ों की छालों के ऊपर लिख देते थे और पत्तों के ऊपर, ताड़ का पेड़ आता ना, ताड़ का पेड़, उसके पत्तों के ऊपर लिखते थे। ताड़पत्र बोलते थे उसको। कभी कभी मेटल्स की सरफेस पे लिख देते थे, ताम्रपत्र जिसको बोलते थे, तांबे की सरफेस पे लिख देते थे। लेकिन ये तांबा हो या जैसे कि मैंने ताड़ के पत्तों का जिक्र किया या किसी पेड़ की छाल का जिक्र किया, ये या इवन फॉर दैट मैटर पेपर भी, ये सारे के सारे जो मटेरियल होते हैं ना, ये बहुत पेरिशेबल होते हैं। ये बहुत क्या होते हैं? पेरिशेबल होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दे कैन नॉट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। कभी नमी लग गई, कभी हवा लग गई, कभी आग लग गई, ये सब पैरिश हो जाते हैं और इनके साथ ही उस वक्त की इंफॉर्मेशन भी पैरिश हो जाती।
इसीलिए हम देखते हैं कि एंशियंट टाइम्स के जो रूलर्स हुआ करते थे, उन्होंने एक ऐसे मीडियम को यूज किया अपनी इंफॉर्मेशन आने वाली जनरेशन से शेयर करने के लिए, या उस वक्त अपनी पब्लिक से शेयर करने के लिए, जो पेरिशेबल ना हो, जो आसानी से डिस्ट्रॉय ना हो। और इसीलिए उन्होंने एडिक्ट्स बनाने शुरू करे, जिसको हम बोलते हैं रॉक एडिक्ट्स। अब ये बड़ा अच्छा तरीका था, थोड़ा मुश्किल रहा होगा डेफिनेटली, लेकिन कोई रॉक, सपोज ये कोई रॉक है ना, अब इस रॉक की सरफेस पे मैंने एम्बोज इसमें एनग्रेव करके लिख दिया। मैंने टूल्स का यूज किया और टूल्स का यूज करके मैंने इस पे कुछ लिखवा दिया, कोई दीवार है, कोई रॉक है, उस पे हम लिख दिया हमने कुछ। अब वो हो गया नॉन पेरिशेबल, क्योंकि रॉक बहुत सॉलिड है, बहुत बड़ी है, बहुत डेंस है। इट विल स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, वो वक्त के हर जिसको हम कहते हैं वार को झेल लेगी। और इसीलिए उस पे लिखी हुई जो बात थी, वो बात अमर सी हो गई। और यही एम्परर अशोक के वक्त हुआ था, या मौर्यन एम्पायर के अंदर हुआ था, कि इन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन एडिक्ट्स के माध्यम से लिखी थी, लेकिन किसके ऊपर? रॉक की सरफेस के, चट्टान की सतह के ऊपर लिखी थी। और वो हो गई नॉन पेरिशेबल। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सेंचुरीज आफ्टर सेंचुरीज, वक्त बदल गया, बहुत ज्यादा टाइम आ गया, कई तरह के इन्वेजन हो गए भारत में, मंदिर टूट गए, फिर से बन गए, लेकिन इन चट्टानों के ऊपर लिखी हुई बातें वैसी की वैसी बनी रही थी। बहुत बाद में 1832 से लेके 1837 के बीच में जेम्स प्रिंसिप नाम के एक ब्रिटिश स्कॉलर ने इन सारी इंस्क्रिप्शंस को पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में घूम के ढूंढा, और ना सिर्फ ढूंढा बल्कि उनको डिसाइफर भी किया। क्योंकि जाहिर सी बात है, अशोक के ज़माने में या मौर्यन पीरियड के अंदर जो लैंग्वेज रही होगी, जो स्क्रिप्ट रही होगी, वो एग्जैक्टली वैसी तो रही नहीं होगी जैसी आज की हमारी है। इसीलिए 19th सेंचुरी में जेम्स प्रिंसिप को बहुत मेहनत करनी पड़ी, इंडियन स्कॉलर्स के साथ मिल के उन्होंने इन सारे इंस्क्रिप्शंस को डिसाइफर किया, उसको समझा, उसको डिकोड किया। और जब उन इंस्क्रिप्शंस को समझ लिया, तो फिर हमको बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हासिल होती है मौर्यन एम्पायर के बारे में। इसीलिए मैंने सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को रखा है, और ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है मौर्यन हिस्ट्री का, हमको बहुत ज्यादा और बहुत ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट है अशोकन एडिक्ट्स, है ना। अशोकन एडिक्ट्स किस पे? रॉक के ऊपर लिखे हुए, रॉक की सरफेस के ऊपर लिखे हुए एडिक्ट्स के बारे में मैं एक बार और बता दूं। एडिक्ट्स का मतलब होता है अभिलेख, किसी सतह के ऊपर लिखा हुआ कुछ, दैट इज अभिलेख, उसको इंग्लिश में एडिक्ट कहते हैं। इसी के साथ साथ हमको पिलर एडिक्ट्स भी मिलते हैं। मौर्यन एम्पायर के अंदर बहुत सारे फ्री स्टैंडिंग पिलर्स होते थे। वैसे हम मौर्यन आर्किटेक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे, ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वहां से, लेकिन फिर भी अभी के लिए मैं इतना बता दूं कि मौर्यन पिलर्स जो होते थे, ये पिलर्स होते थे फ्री स्टैंडिंग पिलर्स। ठीक है, फ्री स्टैंडिंग पिलर्स का मतलब क्या होता है? एक पिलर वो होता है जो हमारे घर में होता है, जो किसी छत को सपोर्ट करने के लिए होता है। लेकिन कुछ पिलर्स ऐसे होते थे एंशियंट टाइम्स में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया की हिस्ट्री में, जो फ्री स्टैंडिंग पिलर होते थे। ये पिलर किसी इमारत को सपोर्ट करने के लिए नहीं बनाए गए होते थे, बल्कि ये पिलर बनाए गए होते थे किसी अचीवमेंट के कमेमोरेशन में, या फिर किसी इंफॉर्मेशन को पब्लिक के साथ साझा करने के लिए, या फिर जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेकोरेशन। इस तरह के पिलर्स बनाए जाते थे। इन्हें स्तंभ भी बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इनको कहते हैं पिलर्स। तो इन पिलर्स के ऊपर भी हम देखते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको हासिल होती है, उसे पिलर एडिक्ट्स बोलते हैं। और तीसरा आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो मौर्यन पीरियड से हमें हासिल होता है, वो हासिल होता है केव एडिक्ट्स। केव यानी कि गुफा, लेकिन ये वो गुफा नहीं है जिसमें जंगल के अंदर जानवर रहते हैं, शेर रहता है। ये वो गुफा की बात नहीं, ये इंसानों के द्वारा बनाई गई गुफाएं थी। इन्हें रॉक कट केव्स बोलते थे, या मोनोलिथिक रॉक कट केव्स बोलते थे, जो आगे हम आर्किटेक्चर में देखेंगे डिटेल में।
लेकिन इन केव्स के अंदर भी बहुत सारे एडिक्ट्स हमको लिखे हुए मिलते हैं जो अगेन मौर्यन पीरियड की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को डिलीवर करते हैं। तो एक ये जो इंपॉर्टेंट सोर्स है मौर्यन हिस्ट्री का वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, जिसमें अशोक के रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स और केव एडिक्ट्स, ये तीनों एडिक्ट्स शामिल हैं। और इन एडिक्ट्स में जो बातें लिखी थी वो बातें हमको मौर्यन पीरियड की हिस्ट्री के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कन्वे करती है। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स आता है लिटरेचर्स। लिटरेचर्स यानी कि साहित्य, यानी कि ग्रंथ। देखिए इन एडिक्ट्स की लैंग्वेज क्या है, इन एडिक्ट्स के बारे में जो भी आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप सब्र रखिए, इसी चैप्टर में आगे हम इन एडिक्ट्स के बारे में बहुत तफसील से पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, अभी सिर्फ इतना याद रख लीजिए क्योंकि अभी हमारा ऑब्जेक्टिव सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। तो उसमें हमने आर्कियोलॉजी की बात करी क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। बाकी जब हम आर्किटेक्चर की बात करेंगे ना तो फिर इनको डिटेल में हम देखेंगे, कौन कौन से एडिक्ट थे, किस मटेरियल से बने हुए थे, उस पर क्या लिखा हुआ था, कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ था, भारत के किस हिस्से में कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई थी, क्योंकि पूरे सब कॉन्टिनेंट में भी अलग अलग स्क्रिप्ट यूज़ की गई थी यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ अपन आप आराम से देखेंगे उसको। और अब बात करते हैं लिटरेचर्स की। तो देखिए लिटरेचर्स हमको बहुत सारे हैं जो मॉडर्न पीरियड की इंफॉर्मेशन देते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट लिटरेचर जो हमको हासिल होता है वो है इंडिका। इंडिका आप सभी लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा, स्कूल में भी पढ़ा होगा। इंडिका एक लिटरेचर था जिसको लिखने वाले थे मैगस्थनीज। मैगस्थनीज जो कि एक ग्रीक स्कॉलर थे, और ये ग्रीक स्कॉलर भारत आते हैं। ही वॉज रिसीव्ड एज एन एम्बेसडर, एक राजदूत की तरह इनको रिसीव किया जाता है भारत के अंदर। और ये भारत के अंदर आते ही इसीलिए हैं क्योंकि ये चाहते थे कि भारत को स्टडी करे, इंडिया को स्टडी करे, क्योंकि ग्रीक्स ने, क्योंकि अलेक्जेंडर की फौज तो व्यास नदी से ही लौट गई थी, तो ग्रीक्स ने असल हिंदुस्तान को, असल भारत को देखा ही नहीं था। और ग्रीक्स के मन में बहुत क्यूरियोसिटी थी कि वो भारत के बारे में जाने, उसके बारे में पता करें, पढ़ें, समझें। इसीलिए उन्होंने अपना एक इंसान भेजा था, अपना एक स्कॉलर भेजा था मैगस्थनीज, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य पूरे सम्मान के साथ रिसीव करते हैं एक एम्बेसडर के तौर पे। और फिर ये कई साल इंडिया में रहने के बाद अपनी आंखों जो इन्होंने देखा था भारत के अंदर, और वो देखे हुए के बेसिस पे वो एक किताब लिखते हैं इंडिया के बारे में जिसका नाम था इंडिका। बहुत ही, अब देखिए इंडिका एक ऐसी किताब थी जो उन्होंने उस वक्त लिखी थी 300 BC के आसपास। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि पेरिशेबल मटेरियल पे लिखी हुई थी, किताब पत्थर पे तो लिखी नहीं थी, तो खत्म हो गई वो किताब। द बुक इज नाउ लॉस्ट। लेकिन फिर भी हमको इंडिका की इंफॉर्मेशन कैसे हासिल है? क्योंकि इस बुक के डिस्ट्रॉय होने से पहले या एक्सटिंक्ट होने से पहले कई ऐसे बड़े स्कॉलर्स थे जिन्होंने इस बुक को पढ़ा था और इस बुक के ऊपर अपनी कमेंट्रीज लिखी हुई थी, है ना। जैसे आप कोई फिल्म देख के आते हो तो कोई फिल्म देख के आने के बाद आप उस फिल्म के बारे में अपने दोस्तों को बताते हो कि यार वो फिल्म ऐसी थी, उसकी स्टोरी ऐसी थी, उसमें ये कैरेक्टर्स थे, उसमें ये अच्छा था, ये बुरा था, ऐसा आप बताते हो ना। वैसे ही बहुत सारे स्कॉलर्स ने मैगस्थनीज को पढ़ा था, उसकी इंडिका को पढ़ा था, और उस इंडिका के बारे में अपनी कमेंट्रीज लिखी थी कि ऐसा लिखा हुआ है इंडिका में, ये बात बहुत अचंभित करती है, ये बात तो नॉर्मल है, ये तो हमारे जैसी बात थी। इस तरह की कमेंट्रीज लिखी कई स्कॉलर्स ने, वो कमेंट्रीज अब तक सरवाइव करती है। और उन कमेंट्रीज के बेसिस पे हमें यह अंदाजा होता है कि इंडिका में क्या लिखा होगा, क्योंकि ओरिजिनल इंडिका तो अब खो चुकी है, ओरिजिनल इंडिका अब खत्म हो चुकी है। अब इंडिका के अंदर जो इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमको मौर्यन पीरियड के बारे में बताती है, मौर्यन पीरियड की ग्लोरी के बारे में बताती है। मैगस्थनीज तारीफ करते नहीं थकता है भारत की, मौर्यन एम्पायर की, और ऐसी ऐसी चीज़ें वो बताता है कि आज हम विश्वास नहीं कर सकते, हम बिलीव नहीं कर सकते कि क्या भारत में ऐसा भी होता होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि भारत में वो ये कहता था, भारत के अंदर वो ये कहता था कि भारत के अंदर ऐसे लोग मिलते हैं जो कि हाफ मंकी हैं और हाफ ह्यूमंस हैं। अब वो ये बात लिखता है इंडिका के अंदर कि हाफ मंकी है, हाफ ह्यूमंस हैं,
ऐसे स्पीशी मिलती इंडिया के अंदर। बड़ी अमेजिंग बात थी। अब तो ऐसी कोई स्पीशी मिलती नहीं। हो सकता है एंशियंट टाइम्स में भारत में कुछ ऐसी स्पीशी रही हो जो एक्सटिंक्ट हो गई हो। मैगस्थनीज ये भी लिखता है कि ऐसी चींटियां मिलती थी इंडिया के अंदर जिनका साइज कुत्ते के बराबर होता था। दे वर एज बिग एज डॉग्स। और वो चींटियां जो होती थी वो एक्सपर्ट होती थी गोल्ड डिग करने में। वो चींटियां जब निकल जाती थी किसी इलाके में तो वो गोल्ड की तरफ जाती थी और मिट्टी डिग करके गोल्ड के पास चली जाती थी। सोना ढूंढने में मदद करती थी ऐसी चींटियां। तो मैगस्थनीज की जो इंडिका है, आपको कभी लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिले तो उसके ऊपर जो कमेंट्रीज लिखी हुई है वो पढ़ना। इंडिया के एंशियंट टाइम्स के बारे में ऐसी बेहतरीन चीज़ें उन्होंने बताई है। और मौर्यन एम्पायर की ग्लोरी के बारे में तो जितना कहा है उन्होंने, वो कहते हैं कि जितना कहें उतना कम है, ऐसी ग्लोरी उन्होंने बताई है मौर्यन एम्पायर की। बहरहाल ये इंडिका जो है, ये इंडिका हमारी एक इंपॉर्टेंट बुक है जिससे हमको इंफॉर्मेशन मिलती है मौर्यन पीरियड की हिस्ट्री के बारे में। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट लिटरेचर है। देखिए वो इंपॉर्टेंट लिटरेचर मैं बाद में बताता हूं, पहले मैं एक और लिटरेचर बता देता हूं। सेवरल बुद्धिस्ट लिटरेचर्स, सेवरल बुद्धिस्ट लिटरेचर्स। लाइक कौन कौन से लिटरेचर्स? श्रीलंका के लिटरेचर्स बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं मौर्यन पीरियड के बारे में, क्योंकि श्रीलंका के अंदर बुद्धिज्म का स्प्रेड किया था महेंद्र ने। महेंद्र बेटा था अशोक का। तो अशोक को ही क्रेडिट दिया जाता है बुद्धिज्म को स्प्रेड करने का श्रीलंका में। इसीलिए श्रीलंका के जो नॉन कैनोनिकल लिटरेचर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं मौर्यन पीरियड के बारे में, जिनका नाम है दीपवंश एंड महावंश। इसके अलावा जो तिब्बत के बुद्धिस्ट लिटरेचर्स हैं जैसे कि दिव्यावदान एंड अशोकावदान, ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं मौर्यन पीरियड के बारे में। तो ये जो बुद्धिस्ट लिटरेचर्स हैं खास तौर पे जिनके मैंने नाम लिखे हैं, ये सारे मौर्यन पीरियड की इंफॉर्मेशन देते हैं। इसके अलावा पुराण, PURAN, पुराण, जो कि पोस्ट मौर्यन पीरियड के अंदर लिखे गए लिटरेचर्स थे, इसके अंदर भी इस मौर्यन पीरियड के रूलर्स की जानकारी, उनके अचीवमेंट्स की जानकारी हमको हासिल होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है लिटरेचर के, इंडिका, सेवरल बुद्धिस्ट लिटरेचर्स एंड पुराण लिटरेचर। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट लिटरेचर है और इंडिया का एक ग्रेट लिटरेचर, वो लिटरेचर है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना करी थी और यह अर्थशास्त्र इमेंस इंफॉर्मेशन कैरी करता है उस दौर के बारे में। अर्थशास्त्र की यहां पे हम थोड़ा सा रुकेंगे और अर्थशास्त्र के बारे में बात करेंगे, क्योंकि भारत का ये ना सिर्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेचर है बल्कि दुनिया में इसको एक ग्रेट लिटरेचर माना जाता है। तो बिना इसका जिक्र किए आगे बढ़ना थोड़ा नाइंसाफी हो जाएगी अर्थशास्त्र के साथ। तो मैं आपको अर्थशास्त्र के बारे में कुछ उतनी चीजें बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंस रखती हैं। सबसे पहली चीज तो ये थी कि अर्थशास्त्र का रचयिता, अर्थशास्त्र को लिखने वाले थे कौटिल्य। कौटिल्य और कोई नहीं थे, ही वॉज विष्णुगुप्त, ऑल्सो नोन एज चाणक्य। इन्हें ही विष्णुगुप्त या इन्हें ही चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था। तो ये अर्थशास्त्र की रचना इन्होंने करी थी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये जुड़ गया इसके साथ में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अर्थशास्त्र के बारे में ये है कि व्हाट वाज इट ऑल अबाउट। तो अर्थशास्त्र, वैसे अर्थशास्त्र का लिटरल मीनिंग आप लोगे तो अर्थशास्त्र का लिटरल मीनिंग हो जाता है इकोनॉमिक्स ही हो जाता है उसका तो लिटरल मीनिंग। लेकिन यहां पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं था ये लिटरेचर। ये जो लिटरेचर था, दिस वाज ऑल अबाउट, इट वाज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी एंड वॉर, युद्ध, कूटनीति और
राजनीति, ये था अर्थशास्त्र का सब्जेक्ट मैटर। इसके बारे में बताया गया था अर्थशास्त्र के अंदर, ये है इसका सब्जेक्ट मैटर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अर्थशास्त्र वॉज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी एंड वॉर। अब अर्थशास्त्र जो है ना, कोई एक किताब नहीं है। अर्थशास्त्र 15 से 20 किताबों का कंपाइलेशन है। आचार्य चाणक्य ने या कौटिल्य पेन नेम यूज करके जो उन्होंने एक किताब लिखी थी, एक उद्देश्य के साथ लिखी थी, उसके लिए उसकी छोटी सी स्टोरी है, वो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखो क्या होता है। अच्छा, अर्थशास्त्र में ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉलिटिक्स ऑफ मौर्यन एम्पायर है, ये ओवरऑल पॉलिटिक्स क्या होता है, एक रूलर को पॉलिटिक्स कैसे करना चाहिए, डिप्लोमेसी कैसे करना चाहिए, और वो दोनों फेल हो जाए तो युद्ध कैसे करना चाहिए, ये अकेले मौर्यंस के लिए नहीं लिखी है। हुआ यही था, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को मार दिया था और वो रूलर बन गया था, तो धनानंद का एक मिनिस्टर था। धनानंद का जो मिनिस्टर था उसका नाम था राक्षस, उसको अमात्य राक्षस बोलते थे। उसने कसम खाई थी कि वो चंद्रगुप्त की हत्या करेगा। जिस तरह से चाणक्य ने धनानंद को मारा है, उस तरह से अमात्य राक्षस ने कहा कि मैं भी चंद्रगुप्त को मार डालूंगा। लेकिन आचार्य चाणक्य ने ना सिर्फ चंद्रगुप्त की जान बचाई, बल्कि अमात्य राक्षस को पकड़ भी लिया। और अमात्य राक्षस को पकड़ने के बाद में उन्होंने अमात्य राक्षस को मारा नहीं। उन्होंने कहा अमात्य राक्षस से कि अमात्य राक्षस, आप एक बात सोचो, आप एक बात मुझसे कहो कि आप चंद्रगुप्त को क्यों मारना चाहते हो, वाई डू यू वॉन्ट टू किल चंद्रगुप्त। अमात्य राक्षस ने कहा क्योंकि आप लोगों ने अलायंस बना के मेरे रूलर को मार दिया, तो अब मैं बदला लूंगा। आचार्य चाणक्य एक बहुत बढ़िया बात बोलते हैं अमात्य राक्षस से। वो ये कहते हैं कि राक्षस, एक बात बताओ कि एक मंत्री की निष्ठा राजा के लिए होनी चाहिए या राष्ट्र के लिए होनी चाहिए। किसी ऑफिसर की, किसी मिनिस्टर की लॉयल्टी क्या राजा के साथ होनी चाहिए या फिर कंट्री के साथ होनी चाहिए। राक्षस बोलते कि कायदा तो ये कहता है कि लॉयल्टी कंट्री के साथ होनी चाहिए। तो चाणक्य उसको बोलते हैं, तो राक्षस अपनी इस शपथ को वापस लो कि आप चंद्रगुप्त की हत्या करोगे, क्योंकि चंद्रगुप्त इस राष्ट्र के लिए जरूरी है, चंद्रगुप्त इस देश के लोगों के लिए जरूरी है, ये एक अच्छा रूलर है। धनानंद नहीं था, इसीलिए हमने धनानंद को मारा। चंद्रगुप्त अच्छा रूलर है, इसीलिए हमने उसको रूलर बनाया, और तुम उसकी ऐसी ही सर्विस करो प्राइम मिनिस्टर बन के जैसी तुमने कभी धनानंद की करी थी। तो अमात्य राक्षस बड़ा हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि यार ये काम आप भी तो कर सकते थे, आप भी ये काम कर सकते थे, आप भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, आप तो मुझसे ज्यादा केपेबल हो। तब आचार्य चाणक्य ने उसको कहा कि नहीं, ये काम मैं कर तो सकता था, लेकिन मैंने इस काम के लिए तुम्हें चुना है, तुमसे ज्यादा केपेबल इस काम के लिए कोई और नहीं है, मुझे कुछ और काम है। तो अमात्य राक्षस उससे पूछते कि भाई आपको क्या काम है। तो उन्होंने कहा मुझे रचना करनी है एक ग्रंथ की, जो है अर्थशास्त्र। आचार्य चाणक्य का यह कहना था कि अगर मैं चंद्रगुप्त का प्राइम मिनिस्टर बना तो मेरा जो भी ज्ञान है ना, वो सिर्फ चंद्रगुप्त तक लिमिटेड रह जाएगा। लेकिन अगर मैंने किसी ग्रंथ की रचना कर दी और उस ग्रंथ में अपने ज्ञान को दिखा दिया कि किस तरह से रूल करना है एक राजा को, डूज एंड डो नॉट्स क्या होने चाहिए, तो वो ग्रंथ जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन, सदियों तक आने वाले कई जनरेशन्स को गाइड करता रहेगा कि एक नेशन को सही तरीके से रूल कैसे किया जाता है। और इसीलिए मैं उस ग्रंथ की रचना करूंगा, तुम प्राइम मिनिस्टर बनके चंद्रगुप्त मौर्य की सर्विस करोगे। यही वजह थी कि अमात्य राक्षस को मारा नहीं चाणक्य ने, क्योंकि वो जानते थे कि अगर कोई केपेबल मिनिस्टर है तो सिर्फ राक्षस है। उन्होंने राक्षस को कन्विंस कर लिया कि वो चंद्रगुप्त की सर्विस करें, ये कह के कि मिनिस्टर की लॉयल्टी राजा के लिए नहीं देश के लिए होनी चाहिए। और वो कन्विंस हो गया। आचार्य चाणक्य वॉज ब्रिलियंट, वो किसी को भी कन्विंस कर सकते थे और वैसे भी वो सही बात बोल रहे थे। और फिर आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना करी। अब अर्थशास्त्र की रचना, जो मैंने अभी आपको बताया कि अर्थशास्त्र कोई एक किताब नहीं है, आचार्य चाणक्य को भी कम से कम 2 डिकेड लगे थे इसको लिखने में। तो ये कोई एक किताब नहीं है, 15 से 20 किताबों का कंपाइलेशन है, जो सब कुछ मिला के कहलाता है अर्थशास्त्र। अब ये 15 से 20 किताबों का जो कंपाइलेशन है ना, अगर मैं उसको ही पढ़ाने चला जाऊं
तो हमारे कई लेक्चर्स लग जाएंगे, इतना बड़ा है अर्थशास्त्र, तो हम वो तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको समराइज करेंगे। मैं समराइज करके आपको बताऊंगा कि अर्थशास्त्र के अंदर किन किन बातों का वर्णन किया गया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो अर्थशास्त्र के सब्जेक्ट मैटर में सबसे पहली चीज जो मेंशन की गई है वो है थ्योरी ऑफ 7 एलिमेंट्स। थ्योरी ऑफ 7 एलिमेंट्स, ये 7 एलिमेंट्स हैं किंग यानी राजा, दूसरा है मिनिस्टर्स, तीसरा है किंगडम, किंगडम के बाद चौथा है ट्रेजर, ट्रेजर के बाद अगला है फोर्ट, फोर्ट के बाद अगला है आर्मी, और अगला है एलाइज। ये हो गया ना 7, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, ये जो है 7 एलिमेंट्स इन्होंने बताया। ये कहते हैं आचार्य चाणक्य कि ये 7 एलिमेंट इंटैक्ट होने चाहिए, ये 7 एलिमेंट बेहतरीन होने चाहिए अगर एक कंट्री को अच्छे से रूल करना है तो। जैसे वो किंग के बारे में कहते हैं कि किंग के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। किंग आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऊंचे कुल का होना चाहिए। हालांकि आचार्य चाणक्य का बना हुआ जो किंग था चंद्रगुप्त मौर्य, वो खुद ऊंचे कुल का नहीं था, लेकिन आचार्य चाणक्य का कहने का यह मतलब था कि प्रेफरेबली किंग हायर स्टेटस का होना चाहिए, प्रेफरेबली किंग उच्च कुल का होना चाहिए। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो तो वो किसी भी कुल का हो वो किंग बन सकता है, लेकिन प्रेफरेबली किंग ऊंचे कुल का होना चाहिए, उससे एक्सेप्टेबिलिटी बेहतर हो जाती है। मिनिस्टर और किंग के बारे में और भी बातें वो बताते कि किंग को एक अच्छा वॉरियर होना चाहिए, किंग को वो ये भी बताते किंग के बारे में कि किंग को एक अच्छा ओरेटर होना चाहिए, किंग को एक अच्छा वक्ता होना चाहिए, क्योंकि उसको कमांड करना है अपने लोगों को, तो उसको बोलने में अच्छा होना चाहिए। तीसरा वो बताते कि किंग को गुड लुकिंग होना चाहिए, उससे उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती। तो एक वॉरियर होना चाहिए, अच्छा ओरेटर होना चाहिए, ऊंचे कुल का होना चाहिए, अच्छे लुक्स का होना चाहिए। ये सारी बातें किंग के अंदर होनी ज़रूरी होती है। मिनिस्टर्स के बारे में वो बताते हैं कि मिनिस्टर्स के अंदर 2 क्वालिटीज़ होनी चाहिए, एक इंटेलिजेंस और दूसरी लॉयल्टी, यानी कि बुद्धिमानी और वफादारी। ये 2 गुण जिसके अंदर हो उसे मिनिस्टर बनाना चाहिए। किंगडम के बारे में वो बोलते हैं कि किंगडम का एरिया जितना बड़ा हो उतना अच्छा, किंगडम के अंदर ज्यादा से ज्यादा नंबर में किसानों को होना चाहिए, बहुत सारे बड़े नंबर्स में शूद्रों को होना चाहिए, क्योंकि किसान और शूद्र ही किसी राज्य को बनाते हैं। बाकी लोग जो होते हैं ना, ऊपर के 3 वर्ण के लोग, वो लोग एक लीडरशिप का काम करते हैं, लेकिन एक्चुअल बिल्डिंग जो होती है वो किसान और मजदूर करते हैं किसी किंगडम की, तो ज़्यादा नंबर्स में उनको होना चाहिए। ट्रेजर के बारे में वो बताते कि भाई एक रूलर को चाहिए कि वो तरह तरह से रेवेन्यू कलेक्ट करे, खेती बाड़ी बढ़ाए अपने किंगडम के अंदर जिससे ज़्यादा रेवेन्यू आए, अच्छे बीज तैयार करवाए, अच्छी खाद तैयार करवाए जिससे कि खेती में बढ़ोतरी हो, इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करे जिससे अगेन प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो, अच्छी नस्ल के गाय बैल तैयार करवाए जिससे अगेन खेती में बढ़ावा मिले, क्योंकि एंशिएंट टाइम्स में सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू खेती हुआ करता था। फोर्ट के बारे में वो बोलते कि भाई आपने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया, इसे रखोगे कहाँ, तो किलों में रखो। रेगिस्तान हो तो वहां एक अलग तरह का किला होना चाहिए, मैदानी इलाके हों, जंगल के इलाके हों, वहाँ एक अलग किला होना चाहिए। नदी के आसपास का इलाका हो, समुद्र के आसपास का इलाका हो, तो वहाँ आइलैंड पे जाके फोर्ट बनाना चाहिए। और सबसे बेहतर आचार्य चाणक्य बताते हैं कि अगर कहीं ऊंचे पहाड़ हैं तो ऊंचे पहाड़ के ऊपर किला बना दो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किले के बुर्ज पे खड़ा हुआ एक धनुर्धारी शत्रु के 100 सैनिकों के बराबर होता है, यानी कि आप किले पे जैसे ही खड़े हो जाते हो आपको एडवांटेज होता है हाइट का, आपको एडवांटेज होता है डिफेंस का, और आपका एक सोल्जर दुश्मन के 100 सोल्जर्स के बराबर हो जाता है। तो किलों को बनाने पे वो बहुत जोर देते हैं। आर्मी के ऊपर, वो आर्मी का तो एस्पेक्ट इतना बड़ा बताया है आचार्य चाणक्य ने, एक पूरी किताब ही इसके ऊपर लिखी हुई है कि आर्मी होनी कैसी चाहिए, आर्मी में किन किन लोगों से कंपोजिशन किया जाना चाहिए, एक आर्मी किस किस तरह से युद्ध कर सकती है,
आपने वो कोई फिल्म देखी थी ना, उसमें आपने देखा था कि ये वाला व्यू बनाओ, दुश्मन इधर से आ रहा है। तो ये जितने भी व्यू है ना, ये सारी व्यू रचना अर्थशास्त्र के अंदर दी हुई है कि मकर व्यू, दुश्मन। अब ये परमिटेशन कॉम्बिनेशन ऐसे हैं कि आप नंबर्स में कम हो, दुश्मन सामने से अटैक कर रहा है तो कोई एक व्यू बनेगा। आप कम नंबर्स में हो, दुश्मन दाएं से अटैक कर रहा है तो अलग व्यू बनेगा, बाएं से अटैक कर रहा है तो अलग व्यू बनेगा। आप नंबर्स में ज्यादा हो और दुश्मन सामने से आ रहा है तो एक अलग व्यू बनेगा। ऐसे 12 परमिटेशन कॉम्बिनेशन लगा के उन्होंने 12 अलग अलग तरह के व्यू बताए हैं कि एक आर्मी किस तरह से लड़ाई करेगी। और फिर वो बताते हैं एलाइज। एलाइज यानी कि मित्र, यानी कि मित्र वो नहीं स्कूल का मित्र नहीं, ये मित्र है आप ही की तरह कोई दूसरा कंट्री। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर आपका एक किंगडम है तो ये जरूरी है कि कोई ना कोई किंगडम ऐसा होना चाहिए आपके आसपास के इलाके में जो आपका दोस्त हो, जरूरत के वक्त आपको सहायता दे सके, क्योंकि किसी को कभी भी कुछ भी सहायता की जरूरत लग सकती है, छोटे से छोटा दोस्त भी काम आ सकता है। वो एलाइज के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो एक बात बोलते, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते। वो ये कहते हैं कि मित्र ऐसा हो जो वश में हो। यानी कि वश में का मतलब ये नहीं कि वो हम कहें तो उठे, हम कहें तो बैठे। वश का मतलब ये है कि अगर आप उसकी दो मदद करते हो तो वो भी कम से कम एक मदद तो करे आपकी। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स मिलते हैं लोगों को लाइफ में कि वो आपसे मदद ले तो लेते हैं, लेकिन जब आप उनसे मदद मांगने जाते हो तो बहाने बना देते हैं। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसी दोस्ती दोस्ती नहीं होती, ऐसे दोस्त को त्याग ही दिया जाए तो अच्छा हो। अगर हम कुछ मदद करें तो बदले में हमको मदद मिलनी भी चाहिए, ऐसा दोस्त हमारा होना चाहिए। तो ये थ्योरी ऑफ 7 एलिमेंट्स जो है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और कोर है ये थ्योरी ऑफ 7 एलिमेंट्स अर्थशास्त्र का। इसके अलावा अर्थशास्त्र के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई है, तो अब ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा ही, मैं इतना ही बताऊंगा अर्थशास्त्र के बारे में आपको, क्योंकि वी ऑलवेज फॉल शॉर्ट ऑफ टाइम। तो अर्थशास्त्र का जो आपको याद रखना है, किन्होंने लिखा था और किस बारे में लिखा हुआ है, ये जिसके अंदर, जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन की, ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो अर्थशास्त्र के बारे में आपको याद रख लेने हैं। ये थोड़ा सा मैंने डिस्क्राइब कर दिया आपको अर्थशास्त्र के बारे में। कभी लाइफ में मौका मिला, समय मिला तो मैं डिटेल में आपको अर्थशास्त्र बताऊंगा, आपको भी सुन के मज़ा आ जाएगा अर्थशास्त्र। और नहीं तो आप आर्म्ड फोर्सेस में जाओगे ना, तो आपके सिलेबस में आप 100% अर्थशास्त्र पढ़ोगे ही पढ़ोगे। इंटीग्रल पार्ट होता है मिलिट्री स्टडीज का अर्थशास्त्र, आप जरूर पढ़ोगे उसको। किसी ने मेरे से पूछा कि चाणक्य की डेथ कैसे हुई। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, हिस्ट्री के अंदर जो जो कोई कैरेक्टर आता है, जैसे आचार्य चाणक्य की हमने बात करी, तो हिस्टोरिकली हमको आचार्य चाणक्य के कैरेक्टर की सिर्फ वही वही इंफॉर्मेशन मिलती है जहां जहां वो एक्टिव थे, जहां वो पॉलिटिकली एक्टिव थे, डिप्लोमेटिकली एक्टिव थे, हमें वही इंफॉर्मेशन मिलती। हमें इन लोगों की हमें राजाओं की पर्सनल लाइफ की इंफॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन उनके जो मिनिस्टर्स होते थे, कमांडर्स होते थे, उनकी इंफॉर्मेशन सिर्फ वही मिलती है जहां पर वो लोग एक्टिव थे। जैसे ही वो लोग पॉलिटिक्स से या अपनी सर्विस से बर्खास्त तो गलत वर्ड हो जाएगा, सर्विस से रिटायर हो जाते थे, तो फिर उनका कहीं जिक्र नहीं मिलता है। इसीलिए ये कहना कि इनकी ऐसे डेथ हुई थी या वैसे डेथ हुई थी, ये उचित नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली कोई सही इंफॉर्मेशन है ही नहीं कि आचार्य चाणक्य का क्या हुआ था। इन लोगों की इंफॉर्मेशन ना ही आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में अपने बारे में कुछ बताया है। उन्होंने कहीं नहीं लिखा है कि मेरे बारे में भी मैं कुछ बता दूं और मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं यहाँ का हूं, मैं वहाँ का हूं, मैं ऐसे जिया, मैं वैसे जिया, कुछ भी नहीं लिखा उन्होंने अपने बारे में। इसीलिए हमें भी इसके बारे में कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। और सीधी सी बात है, आचार्य चाणक्य ने जो किया है वो वैल्यू करता है। हाँ, इस बड़े कैरेक्टर को जानने के बाद हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि आगे क्या रहा होगा, लेकिन अगेन इट बिकम्स अ मैटर ऑफ रिसर्च। तो अभी हम रिसर्च में नहीं है, हमको तो उतना ही पढ़ना है जितना कि हमारे सिलेबस में है। तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने आगे के टॉपिक्स के ऊपर। ये तो सारे लिटरेचर्स हो गए और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो गए जिनसे हमको मौर्यंस की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। और फिर उसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की सीरीज में पहला नाम आता है चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य जो 323 बीसी से लेकर 298 बीसी तक रूल करते हैं। 25 सालों तक ये रूल करते हैं
और इस तरह से इनका एक्सपेंशन था। ये इनके एम्पायर का एक्सपेंशन यहां पे दिखाई दे रहा है हमको, कितना बड़ा एक्सपेंशन था इनका। और सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात जो इनके बारे में याद रखना है, इनके अचीवमेंट्स अब हम लिख रहे हैं, तो ही यूनिफाइड, सबसे पहला अचीवमेंट तो ये है कि फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर। इन्होंने मौर्यन एम्पायर का फाउंडेशन किया, ये इनका सबसे पहला बड़ा अचीवमेंट है ना। इसकी इंफॉर्मेशन हमको मुद्रा राक्षस से मिलती है, और मुद्रा राक्षस के बाद जो है और भी दूसरे लिटरेचर्स हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट इनका जो अचीवमेंट है, जो इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट है, वो है पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ इंडस एंड गैंजेटिक प्लेन्स। पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ इंडस एंड गैंजेटिक प्लेन्स, ये है गंगा के मैदान बंगाल से लेके हरियाणा के बीच में, और ये है सिंधु के मैदान हरियाणा से लेके पंजाब, और पंजाब से लेके सिंध तक। तो ये जो पूरे इलाके थे ना, इनका पॉलिटिकल यूनिफिकेशन किया था इन्होंने। तो ये इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि कल हमने देखा था नंद एम्पायर के बारे में, वो भी एक बहुत बड़ा एम्पायर था, लेकिन उनकी लिमिट थी प्रेजेंट डे पंजाब हरियाणा तक, यानी कि इंडस के मैदानों में नंद एम्पायर नहीं फैल पाया था। नंद एम्पायर सिर्फ गैंजेटिक प्लेन्स के अंदर फैला हुआ था। लेकिन चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकाटोर को डिफीट करके व्हाट इज नाउ एंटायर पाकिस्तान उसको जीत लिया था, और उसको जीतने के बाद में इंडस और गैंजेटिक प्लेन्स का क्या हो गया था, इंडस और गैंजेटिक प्लेन्स का पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हो गया था। ठीक है, अब बात होती है यहां पे कि इन्होंने आगे ये भी लिख देते हैं, ही डिफीटेड सेल्यूकस निकाटोर। सेल्यूकस निकाटोर को इन्होंने डिफीट किया था समवेयर अराउंड ईयर 305-4 बीसी, 304-5 बीसी के आसपास कोई लड़ाई हुई थी, अगेन जिसकी इंफॉर्मेशन नहीं हासिल होती, लेकिन हमको एक ट्रीटी की इंफॉर्मेशन हासिल होती। एक ट्रीटी हुई थी किसके बीच में, सेल्यूकस निकाटोर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में, और उस ट्रीटी की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थी, उस ट्रीटी की टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी। सबसे पहली टर्म थी कि मैरिज ऑफ हेलेना विथ चंद्रगुप्त। तो हेलेना का मैरिज होगा चंद्रगुप्त के साथ में। अब देखिए, मैंने आपको कहा कि लड़ाई की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, लेकिन जो ट्रीटी है ना, और ट्रीटी की जो कंडीशंस हैं, वो क्लियरली इंडिकेट करती है कि या तो कोई छोटी मोटी लड़ाई हुई होगी, या फिर मौर्यंस ने ग्रीक्स को थ्रेटन कर दिया बिना लड़ाई के ही, सिर्फ और सिर्फ अपनी आर्मी का साइज दिखा के ग्रीक्स थ्रेटन हो गए थे। और इसीलिए इस तरह के जो मैरिजेस होते थे, हमने वैदिक पीरियड में भी बात करी थी एक टाइप ऑफ मैरिज की जिसको हम राक्षस विवाह बोलते। मैरिज विद द डॉटर ऑफ अ डिफीटेड किंग, हारे हुए राजा की बेटी के साथ में शादी। एग्जैक्टली यही का यही एग्जाम्पल हमको यहां दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है कि जो ट्रीटी की कंडीशंस है, वो ट्रीटी की कंडीशंस आचार्य चाणक्य की बनाई हुई थी, और आचार्य चाणक्य एक वैदिक ब्राह्मण थे, और इसीलिए उन्होंने इस राक्षस विवाह को करवाया। और मैंने उस वक्त भी बताया था कि ये जो राक्षस विवाह है, ये विवाह इसीलिए किए जाते थे क्योंकि आपने किसी रूलर को डिफीट कर दिया, क्योंकि आप, वो दिन आपका था, उस दिन आप अच्छा लड़े, वो वक्त आपका है, लेकिन इट टेंड्स टू चेंज। पॉलिटिकल और मिलिट्री कंडीशंस बदल सकती किसी भी दिन, और ऐसा ना हो कि कल को वो आपके ऊपर काउंटर अटैक करके आपको डिफीट कर दे। ऐसी सूरत में अगर आप जब जीते हो तो उसकी घर की किसी लड़की या उसकी बेटी के साथ शादी कर लो,
तो कल को अगर वो आपके ऊपर काउंटर अटैक भी करेगा ना, तो आपको मारेगा नहीं, ही विल नॉट किल यू। और इसीलिए अपनी पोजीशन को और स्ट्रांग बनाने के लिए इस तरह के मैरिजेस किए जाते थे। तो ये जो मैरिज हो रहा है ना, ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि चंद्रगुप्त वॉज बाय वन और द अदर वे विक्टोरियस। और ये जो सेल्यूकस निकाटोर है ना, ये वैसे तो ग्रीक था, लेकिन जिस इलाके को ये रूल करता था, ये अफगानिस्तान के इलाके को रूल करता था। ये जो इलाका था, इस इलाके को कहते थे बैक्ट्रिया। इस इलाके को कहते थे ग्रीक्स, इस इलाके को कहते थे बैक्ट्रिया। बैक्टीरिया कहते थे, बैक्टीरिया नहीं कहते ना, बैक्टीरिया मत सोच लेना, BACTRIA, बैक्टीरिया बोलते थे। इस इलाके का एक नाम बदख्शान भी है, तो कई इतिहासकार ये मानते कि बदख्शान को ही वो करप्ट करके बैक्टीरिया बोलते थे। तो ये जो सेल्यूकस निकाटोर था, ये ओरिजिनली तो ग्रीक था, लेकिन ये बहुत लंबे समय से यहाँ पे बसा हुआ था, जिस इलाके को ये लोग बैक्टीरिया बोलते थे। तो सेल्यूकस निकाटोर कौन हो जाता है? ही बिकम्स बैक्ट्रियन ग्रीक, बैक्ट्रियन ग्रीक। तो हाँ, ट्रीटी की बात हो रही थी, अभी ट्रीटी की जो बात हो रही थी, इसमें जो अगला पॉइंट है वो अगेन इंडिकेट करता है कि चंद्रगुप्त विक्टोरियस रहा था। और वो अगला पॉइंट क्या है? ऑक्यूपेशन। ये ऑक्यूपेशन वर्ड यूज नहीं करते हम, कोई और वर्ड यूज करते। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑफ मौर्यंस इनटू साउथ अफगानिस्तान, साउथ अफगानिस्तान, जो कि उस समय बैक्टीरिया बोलते थे ग्रीक्स। तो ये जो दूसरी कंडीशन हमको दिखाई दे रही है, वरुण भारद्वाज, इंडो ग्रीक वर्ड यूज नहीं होगा इनके लिए, बिल्कुल वर्ड यूज नहीं होगा इनके लिए, बैक्ट्रियन ग्रीक वर्ड यूज होगा। इंडो ग्रीक्स दूसरे रूलर्स हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। बैक्ट्रियन ग्रीक्स था, सेल्यूकस निकाटोर इंडो ग्रीक नहीं था, ही वॉज अ बैक्ट्रियन ग्रीक। ये मैं बहुत ज्यादा बोल चुका हूं, तो ये यही वर्ड यूज होगा इसके लिए। खैर, एक्सपेंशन ऑफ मौर्यंस इनटू साउथ अफगानिस्तान, यानी कि बैक्ट्रिया के दक्षिणी इलाकों में मौर्यंस का एक्सपेंशन हुआ था। देखो, बेटी की शादी करना तो एक ऐसा भी हो सकता था कि वही कल्चरल ट्रेट है और वो दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने वाली बात हो जाती, लेकिन अपने इलाके की जमीन भी मौर्यंस को देनी पड़ी उनको। ये साउथ अफगानिस्तान के इलाके की, नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन सबकॉन्टिनेंट के इलाके की ये जमीनें भी देनी पड़ी। किसको? सेल्यूकस निकाटोर को, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि चंद्रगुप्त ने उसको डिफीट किया ही होगा, तभी उसने दी होगी। और तीसरा, अ phalanx was given to Mauryans। फैलेंक्स क्या होता है? ग्रीक्स जो होते थे ना, उनकी इन्फेंट्री बहुत स्ट्रांग होती थी, और ये इन्फेंट्री एक खास तरीके से लड़ती थी, जिसको फैलेंक्स पैटर्न बोलते थे। 16 बाय 16 की लाइंस में इसमें वॉरियर्स चलते थे आगे, सर से लेके पांव तक आर्मर्ड होते थे, और अपने हाथों में रखते थे 21 फुट लंबा एक भाला, जिसको सरीसा बोलते थे। और सारे के सारे सरीसा आगे ऐसे लेके चलते थे, कदम से कदम मिलाते हुए 16 बाय 16 की लाइन में। ऐसी कई 16 बाय 16 की लाइन बनती थी, जब तक कि वो 1024 के नंबर्स में नहीं हो जाते थे। और जैसे ही वो 1024 के नंबर में होते थे, उन्हें कहते थे फैलेंक्स। और ये फैलेंक्स जो होता था, एक तरह का ह्यूमन टैंक होता था इन्फेंट्री में, जो यूज होता था। एंशियंट ग्रीक्स उसको यूज करते थे, एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम ऑफ वॉरफेयर था। आचार्य चाणक्य चाहते थे कि इस तरह की युद्ध नीति भारत को भी मिले, और इसीलिए हमने उनसे एक फैलेंक्स मांगा था, 1024 सैनिकों का एक दल, जो कि हमारे सैनिकों को इस तरह की आर्ट ऑफ वॉर को सिखाए, हमारे सैनिकों को भी इस तरह का आर्ट ऑफ वॉर सिखाए। तो ये तीन चीजें जो थी हमने उनसे मांगी थी, उन्होंने भी कुछ मांगा था हमसे। पहले उन्होंने मांगा था एक वॉर एलिफेंट। वॉर एलिफेंट वॉज गिवन टू ग्रीक्स।
क्योंकि हमारे पास भी वॉर एलिफेंट जो थे, वो वॉर एलिफेंट्स बहुत ज़बरदस्त थे, उन्होंने हैवॉक क्रिएट करके रखा था ग्रीक्स के साथ कई लड़ाइयों में। तो वो भी चाहते थे कि ये वॉर एलिफेंट्स उनको दिए जाएं। तो हमने उनको 500 वॉर एलिफेंट्स दिए थे, 500 हाथी हमने उनको दिए थे, जिसका यूज़ सेल्यूकस निकाटोर ने अपने एनिमी के अगेंस्ट किया था बहुत ही इफेक्टिवली। और उसके बाद में एक और चीज होती है कि ये ग्रीक्स हमसे मांगते हैं, जो कहते हैं कि दे सेंट अ फिलोसोफर या स्कॉलर मैगिस्थनीज। उन्होंने ये शर्त रखी एक और, कि हम इंडिया को स्टडी करना चाहते हैं, वी वॉन्ट द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ इंडिया। क्योंकि उनको अब तक इंडिया के बारे में जो कुछ भी पता था ना, वो पर्शियंस के थ्रू पता था। तो ग्रीक्स ने कहा कि हम खुद जानना चाहते हैं भारत को, इसलिए हम अपने एक स्कॉलर को भेजना चाहते हैं, जिसकी हम पहले ही बात कर चुके। उन्होंने मैगस्थनीज को भेजने की शर्त रखी, हमने उसको एक्सेप्ट किया, और फिर मैगस्थनीज ने यहाँ रह के इंडिया के बारे में स्टडी की और इंडिका लिटरेचर लिखा। तो ये सारी इवेंट्स हुई थी चंद्रगुप्त के वक्त में। और इन द लास्ट फेज ऑफ हिज लाइफ, अपने लाइफ के आखिरी फेज में, ही बिकेम अ मॉन्क, अ जैन मॉन्क। वो एक जैन मॉन्क बन जाते हैं, किसके इन्फ्लुएंस में? इन्फ्लुएंस्ड बाय भद्रबाहु। ये भद्रबाहु वही थे जिनके वक्त में श्वेतांबर और दिगंबर सेक्ट्स डिवाइड हुए थे। तो ये भद्रबाहु के इन्फ्लुएंस में जैन मॉन्क बन जाते हैं और चले जाते हैं श्रवण बेलगोला। ही गोज टू श्रवण बेलगोला, प्रेजेंट डे कर्नाटक। और इस श्रवण बेलगोला में ही परफॉर्म्स संलेखना, संथारा, जो कि हमने बात करी थी, सेल्फ प्रोसेस ऑफ सेल्फ मॉर्टिफिकेशन इन द जैन रिलीजन बाय द जैन मॉन्क्स, जो कि धीरे धीरे अपना खाना और पानी गिव अप करते जाते हैं उस वक्त तक, जब तक कि उनकी बॉडी कोलैप्स नहीं हो जाती। तो चंद्रगुप्त इतना सब कुछ अचीव करने के बाद में एक जैन मॉन्क बन जाते हैं, और जैन मॉन्क बनने के बाद में संथारा, संलेखना प्रैक्टिस करते हैं श्रवण बेलगोला में। और इस तरह से ही डाइज, इस तरह से इनकी मृत्यु होती है। और इसी तरह से चंद्रगुप्त मौर्य का पार्ट, उसका टॉपिक भी पूरा होता है। ऐसा नहीं है कि इनकी डेथ 298 बीसी में हुई थी, 298 बीसी में इन्होंने राजपाट छोड़ दिया था। उसके बाद ये श्रवण बेलगोला गए थे। श्रवण बेलगोला में कब तक जिए ये हमें नहीं पता। वो जैन मॉन्क बन गए थे, फिर उनका कोई लेना देना नहीं था पॉलिटिक्स से, कोई लेना देना नहीं था सोसाइटी से, तो उनकी अगेन इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। बस इतना पता चलता है कि संलेखना उन्होंने कर दिया था, लेकिन उन्होंने राजपाट छोड़ा था 298 बीसी में, उनकी डेथ नहीं हुई थी। डेथ कुछ वक्त बाद उनकी हुई थी। उनको सक्सीड करता उनका बेटा बिंदुसार, जो कि 298 बीसी से 206 273 बीसी तक रूल करता है। 298 बीसी से 273 बीसी तक ये रूल करते हैं। तो इनके क्या अचीवमेंट्स थे वो इस नक्शे में हमको दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हो कि पिछला नक्शा जो हमने देखा था, उसमें जो पेनिनसुलर इंडिया का जो पार्ट हमको दिख रहा था, ये मौर्यंस के कंट्रोल में नहीं दिख रहा था। और ये वाला जो पार्ट है, ये जो नक्शा है, इसमें हमको दिख रहा है मौर्यंस का एक्सपेंशन पेनिनसुलर इंडिया में काफी दूर तक हो गया, फार साउथ तक इनका एक्सपेंशन हो चुका था। और यही बिंदुसार का सबसे बड़ा अचीवमेंट था, ये आपको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट इनका अचीवमेंट, ही एक्सपैंडेड
द एम्पायर इन साउथ, दक्षिण में इन्होंने एम्पायर का एक्सपेंशन किया। और साउथ के जो भी रूलर्स थे जिन्होंने इनके सामने सरेंडर कर दिया, इनकी ओवरलॉर्डशिप को एक्सेप्ट कर लिया, उनको तो इन्होंने छोड़ दिया। लेकिन वो सारे रूलर्स जिन्होंने इनकी ओवरलॉर्डशिप को एक्सेप्ट नहीं किया, बिंदुसार ने उनके साथ युद्ध करके उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसी के साथ में एक टाइटल वो अज्यूम करते हैं, वो टाइटल अज्यूम करते हैं जिसका नाम होता है टाइटल्ड एज अमित्र घात। अमित्र घात इनको कहते हैं। ग्रीक्स इसी वर्ड को एमिट्रोचेट्स बोलते थे। एमिट्रोचेट्स ग्रीक्स ने ये टर्म यूज करी है। अमित्र घात हिंदी यानी कि हमारे कंट्री के अंदर इस टर्म को यूज किया गया। अमित्र यानी कि दुश्मन, घात यानी कि मार देना, यानी कि दुश्मनों का संहार करने वाला अमित्र घात। क्योंकि जिन्होंने भी उनकी ओवरलॉर्डशिप को एक्सेप्ट नहीं किया उनको मार दिया, जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उन्हें छोड़ दिया, यानी दुश्मनों को घात कर दिया उन्होंने। तो ये इनका ग्रेटेस्ट अचीवमेंट था, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। एक और फैक्ट इनके बारे में जो याद रखना है वो ये है फैक्ट कि इनका एक दोस्त था, उस दोस्त का नाम था एंटियोकस। एंटियोकस रूलर ऑफ, या यूं लिखूं मैं कि ग्रीक रूलर ऑफ सीरिया। जो आज सीरिया है ना, वेस्ट एशिया में, बिल्कुल उसी सीरिया में ग्रीक रूलर रूल करता था, उसका नाम था एंटियोकस। एंटियोकस और इन्होंने ये बहुत अच्छे दोस्त थे एक दूसरे के, लेकिन ये कभी मिले नहीं थे। ये लेटर्स के थ्रू एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे को गिफ्ट्स वगैरह देते रहते थे, पहुंचाते रहते थे। तो वैसे ही एक बार हमारे बिंदुसार जी ने इनसे कुछ गिफ्ट्स मांगे, है ना। तो क्या मांगे? बिंदुसार डिमांडेड, क्या क्या डिमांड किया बिंदुसार ने? तो पहली चीज जो डिमांड करी वो करी स्वीट वाइन, यानी कि मीठी शराब। अभी जो इलाका ना सीरिया का, आप जियोग्राफी में देखोगे कि मेडिटेरेनियन के क्लोज है, वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि वहाँ के कुछ फ्रूट्स वगैरह बहुत अच्छे टेस्टी डिलीशियस होते हैं। तो वहाँ के लोग कुछ ऐसी शराब बनाते थे जो कि मीठी होती थी, आमतौर पे कड़वी होती, लेकिन ये लोग मीठी बनाते थे। तो ये स्वीट वाइन डिमांड करी। दूसरी चीज जो डिमांड करी थी वो थी ड्राइड फिग्स। ड्राइड फिग्स डिमांड के। देखो, अब स्वीट वाइन डिमांड करी, शराब डिमांड करी, है ना। अब इतनी सारी शराब मंगा ली उसने, अब उसके साथ खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए था, तो उन्होंने मंगाया ड्राइड फिग्स। ये मैं मजाक कर रहा हूँ, खाने के लिए कुछ चाहिए था। ये एक्चुअली जो अंजीर होते हैं ना, सूखे अंजीर, वो ड्राइड फिग्स उस इलाके के बहुत अच्छे होते थे। आप जब जियोग्राफी पढ़ोगे तो सर आपको बताएंगे कि वो जो इलाका है वेस्ट एशिया का मेडिटेरेनियन के पास, वहाँ पर जो है क्लाइमेट ऐसा होता है कि फ्रूट्स वगैरह बहुत अच्छे होते हैं, आप पूछना उनसे। और तीसरा जो उन्होंने मांगा था वो था एक फिलोसोफर, यानी कि विद्वान। मतलब कि चंद्रगुप्त, यानी कि बिंदुसार, ऐसा लग रहा है कि बिंदुसार ऐसा चाह रहा था कि वो खूब सारी वाइन पी ले और उसके साथ में वो फिग्स भी खा ले और थोड़ा सा नशे में आ जाए, तो फिलोसोफर को अपने सामने बिठा ले और उससे बातें करे फिलोसफी की। ऐसा लग रहा है बिंदुसार का कुछ प्लान था। लेकिन इसका रिस्पॉन्स क्या हुआ? एंटियोकस ने बिंदुसार को बहुत सारी स्वीट वाइन दे दी कि ये बिल्कुल आप पियो अच्छे से, दोस्ती में तो होना ही चाहिए। और दूसरा, उन्होंने ड्राइड फिग्स भी भिजवा दिए कि ये भी बनता है। लेकिन फिलोसोफर उसने नहीं पहुंचाया और उसने बोला कि फिलोसोफर्स आर नॉट अ कॉमोडिटी ऑफ एक्सचेंज। फिलोसोफर्स आदान प्रदान की वस्तु नहीं है, वो हम नहीं देंगे। इससे हमको पता चलता है कि ग्रीक फिलोसोफर्स की बड़ी वैल्यू थी उस जमाने के अंदर। वैसे हमारे यहाँ पे भी ऋषि मुनियों की कोई कमी नहीं थी, बहुत बड़े बड़े बुद्धिस्ट मॉन्क्स, जैन मॉन्क्स, वैदिक सेजेस थे। लेकिन
रूलर थे बिंदुसार, उन्होंने बोला कुछ नया ट्राई करेंगे इस बार, तो ग्रीक फिलोसोफर बुलाना चाहते थे, बट उनको अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला। बट कोई दिक्कत की बात नहीं, दो चीज़ें तो मिल ही गई थी उनको। बिंदुसार का जो लास्ट फेज था ना लाइफ का, बिंदुसार का लास्ट फेज बहुत अच्छा नहीं रहा। बिंदुसार के लास्ट फेज में उसके बेटों के बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन होता है, और ये वॉर ऑफ सक्सेशन में उनके बेटों के बीच में खूनी संघर्ष होता है। इस खूनी संघर्ष में अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट लिटरेचर्स, जो बुद्धिस्ट लिटरेचर्स में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं कि बिंदुसार के 101 बेटे थे। ये भी बड़ी ताज्जुब की बात है, लेकिन बुद्धिस्ट लिटरेचर्स में ऐसा ही लिखा हुआ है कि बिंदुसार के 101 बेटे थे, जिसमें से उसका एक बेटा अशोक अपने 99 भाइयों को मार डालता है। 19 ही किल्ड 99 ऑफ हिज ब्रदर्स, एक को छोड़ देता है, एक वो खुद होता है। तो इस तरह 101 बेटों का हिसाब होता है कि 99 मारे जाते हैं अशोक के हाथों, एक छूट जाता है और एक अशोक खुद था। और इस तरह से 273 बीसी में वॉर ऑफ सक्सेशन की शुरुआत होती है, और 269 बीसी तक ये वॉर ऑफ सक्सेशन चलता है, और उसके बाद अशोक इमर्जेस विक्टोरियस, अशोक विक्टोरियस इमर्ज होता है। अब ये जो मैंने बताया ना 99 ब्रदर्स का, ये बुद्धिस्ट लिटरेचर्स में लिखा हुआ है, क्योंकि जैन लिटरेचर्स में बिंदुसार के इतने बेटों का जिक्र नहीं है, कम बेटों का जिक्र है, 6-7 बेटों का ही जिक्र है, वो ज्यादा सही लगता है। बट जो भी है बुद्धिस्ट लिटरेचर के हिसाब से मैंने आपको बताया। अब बात आती है अशोक द ग्रेट की, जो बिंदुसार के बाद उसको सक्सीड करता है, और इसका टाइम लाइन शुरू होता है 269 बीसी से लेके 232 बीसी, इतने टाइम तक ये रूल करते हैं साहब। अब ये सोचने वाली बात है कि 269 बीसी से ये रूल करना शुरू करते हैं, और इनके फादर 273 बीसी पे ही मर गए थे। 273 बीसी पे बिंदुसार की डेथ हो गई थी। अशोक ने रूल करना शुरू किया 269 बीसी। तो ये 4 साल क्या था, 4 साल लॉकडाउन लगा हुआ था क्या वहां पे, छुट्टी थी क्या वहां पे? तो नहीं, उस जमाने में लॉकडाउन नहीं लगते थे। उस 4 साल में वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ था। ये 273 बीसी से जो इन भाइयों के बीच में आपसी लड़ाई शुरू हुई थी, अशोक ने थ्रोन को ऑक्यूपाई तो कर लिया था, लेकिन अशोक का ऑफिशियल कोरोनेशन नहीं हुआ था। तो ये जो ऑफिशियल कोरोनेशन, 4 साल तक इनके और इनके भाइयों के बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन चलता रहा। 4 साल बाद यानी कि 269 बीसी में जब अशोक ने अपने सारे भाइयों का असैसिनेशन कर दिया, जितनों का उसे करना था, उसके बाद अशोक ने ऑफिशियल कोरोनेशन किया। उसके बाद अशोक का ऑफिशियल कोरोनेशन हुआ। इसीलिए अशोक का टाइमलाइन 269 बीसी से शुरू होता है और बिंदुसार का टाइमलाइन 273 बीसी पे खत्म होता है। तो इन 4 सालों में भी सब कुछ अशोक ही संभाल रहा था, पर ऑफिशियली कोरोनेटेड नहीं था। बस ये याद रखना, आप कभी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब बात करते हैं अशोक की। अपने भाइयों को मारने के बाद, लंबे वॉर ऑफ सक्सेशन के बाद, अशोक बन जाते हैं रूलर। अब रूलर बनने के बाद अशोक क्या क्या अचीवमेंट करते हैं, तो एक पॉलिटिकल अचीवमेंट की हम बात करें तो देखो, ये इलाका हमने देखा था बिंदुसार के दौर में ये खाली पड़ा हुआ। ये मौर्यन एम्पायर का एक्सपेंशन नहीं था इस इलाके में, जिसको कलिंग कहते हैं। ये कलिंग का इलाका जो आज ओडिशा के नाम से जाना जाता है। कश्मीर की कोई बात कर रहा है, कश्मीर, कश्मीर तो इंडिया का ही हिस्सा था ना। जब मौर्यन एम्पायर की बात हो या मौर्यन एम्पायर से पहले जो भी रीजनल किंगडम्स रहे हो कंबोज के, वही तो रूल करते थे उसको। तो इट वाज ऑलवेज हमारे किसी ने, कि जो भी हमारा बड़ा एम्पायर होता था उसी का हिस्सा हुआ करता था कश्मीर। बस ये बात थी कश्मीर के अंदर कि कश्मीर का जो ये वाला हिस्सा है, ईस्टर्न हिस्सा जो है कश्मीर का, इस हिस्से में ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी। अभी भी कहाँ है ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल इलाका था ये, टेम्परेचर के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से। तो इधर कोई जाता नहीं था ज़्यादा। टेरिटरी ये कब्जे में ही होती थी रूलर्स के, बट ये टेरिटरीज में कोई जाता नहीं था। ज़्यादातर जो कश्मीर की वैली का इलाका होता था, जम्मू का इलाका होता था, ये इलाका, नॉर्थ पाकिस्तान का इससे लगता हुआ इलाका खैबर पख्तूनख्वा का, ये सारे इलाके हमेशा इंडियन रूलर्स के ही कंट्रोल में रहे थे। अब बात कर रहे थे हम अशोक की। तो अशोक के अचीवमेंट में एक अचीवमेंट तो हमने ये देखा कि ये जो खाली जगह थी इसको भी नीला नीला भर दिया अशोक ने। अशोक ने कॉन्क्वेस्ट कर दिया उस समय जो कलिंग कहलाता था।
अब जो ओडिशा कहलाता है। लेकिन अपन अशोक की बात शुरू से करेंगे। अशोक का ये अचीवमेंट है, और अशोक के अचीवमेंट ना, अशोक एक कोई ग्रेट रूलर माना गया है। दुनिया की हिस्ट्री में जिन्हें भी ग्रेट कहा गया है, कोई वजह से ग्रेट कहा गया है। जैसे अलेक्जेंडर की मैंने बात करी थी कि ही नेवर लॉस्ट अ बैटल इन हिज लाइफ, और अपनी इस मिलिट्री जीनियस की वजह से उसको ग्रेट कहा गया था। लेकिन एम्परर अशोक को ग्रेट इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि उन्होंने कलिंग भी जीत लिया था। वो तो जीतना ही था, मौर्यंस जिस हिसाब से ताकतवर थे तो कभी ना कभी कलिंग को जीता ही जाना था। अशोक को ग्रेट कहा गया है उनके कल्चरल अचीवमेंट्स के लिए, और उसी के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन फिर भी अशोक की जो लाइफ है ना, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके देखा गया है। लाइफ ऑफ अशोक डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, 3 भागों में उसको विभाजित किया गया। अब देखिए कौन कौन सा भाग है। सबसे पहला भाग है काम अशोक। काम अशोक द प्लेजर सीकर। अशोक एक बहुत बड़े वॉर ऑफ सक्सेशन के बाद जब रूलर बनता है, तो एक रूलर को जो प्रिविलेजेस मिलते हैं, एक रूलर जिस जिस तरह के प्लेजर्स को सीख कर सकता है, अशोक उनमें डूब गया। ये वो फेज है अशोक का जबकि अशोक पूरी तरह से सिर्फ मौज मस्ती करता था, रूलर बनने के सारे सुख वो उठा रहा था। ये उसका पहला फेज है काम अशोक। दूसरा फेज उसका होता है चंड अशोक। चंड अशोक द फेरोशियस, यानी कि अशोक खतरनाक। जब वो कलिंग के ऊपर हमला करता है और कलिंग को जीतने के लिए जबरदस्त ब्लड शेड कर देता है, वो है उसका दूसरा फेज चंड अशोक। और फिर उसका तीसरा फेज आता है जिसको कहते हैं धम्म अशोक। धम्म अशोक यानी द वर्चुअस। अशोक द वर्चुअस, अशोक द प्लेजर सीकर, अशोक द फेरोशियस एंड अशोक द वर्चुअस। ये 3 फेज हैं अशोक के लाइफ के, एंड दिस इज द लास्ट फेज। मरते दम तक वो फिर अशोक द वर्चुअस ही रहा। तो देखो काम अशोक जो है उसको पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इमेजिन कर सकती हो कि एक रूलर किस तरह के प्लेजर सीकिंग में डूब गया होगा। तो इसे हम जाने देते या आप बेहतर समझ लोगे। दूसरी हम बात करते चंड अशोक की। तो चंड अशोक, दिस कम्स इनटू पिक्चर विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंग। कलिंग की कॉन्क्वेस्ट यानी कि प्रेजेंट डे उड़ीसा। अब बात आती है कि ये जो इलाका है कलिंग का, इसको अशोक क्यों कॉन्कर करना चाहता था। 2 इंपॉर्टेंट वजह है। पहली इंपॉर्टेंट वजह कि ये इलाका भाई यही इलाका था जो बचा हुआ था मौर्यंस के कब्जे में आने से। तो एक तो वो एम्बिशन था कि इसको भी क्यों छोड़े, इसको भी जीतना ही है हमको। और दूसरी इंपॉर्टेंट वजह थी यहां पे मौजूद एक पोर्ट जिसका नाम था ताम्र लिप्ति। ये बहुत बड़ा पोर्ट था। इस पोर्ट से साउथ इंडिया कनेक्टेड था, साउथ इंडिया फर्दर वेस्टर्न वर्ल्ड से कनेक्टेड था, और यहीं से डायरेक्टली चाइना और साउथ ईस्ट एशिया के लिए भी शिपिंग होती थी। तो ये जो था ना, एक बहुत बड़ा जंक्शन था इंडिया के मैरीटाइम ट्रेड में, और इसको कब्जा कर लेना यानी कि मैरीटाइम ट्रेड के एक बहुत बड़े हिस्से से इकोनॉमिकली बेनिफिट होना। और ये सबसे प्राइमरी वजह थी कि ताम्रलिप्ति बंदरगाह को जीतना था, और इसीलिए कलिंग के ऊपर हमला हुआ। कलिंग जहाँ के वॉरियर्स बहुत इनविंसिबल थे, जहाँ की एक आर्मी नहीं थी, कलिंग एक रिपब्लिकन किंगडम था। छोटी 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 बहुत सारी आर्मीज हुआ करती थी यहाँ पे, जिन्हें गण या गणराज्य बोलते थे। इन सब ने मिलकर कलिंग के डिफेंस को पूरी ताकत और बहादुरी से किया। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर देम मॉरियंस वेर टू स्ट्रॉन्ग टू बी हैंडल्ड, और इसीलिए बहुत जबरदस्त ब्लड शेड के बाद में अशोक इस इलाके को जीतने में कामयाब हो जाता है। और यहीं पर उसका ये जो चंड रूप है ना, ये चंड रूप काम आता है, ये चंड रूप पिक्चर में आता है, एक ये दिखाई देता है हमको।
तो ये अशोक का दूसरा फेज था। लेकिन कलिंग का जब बहुत जबरदस्त ब्लड शेड हुआ था, इस जबरदस्त ब्लड शेड के बाद में जब अशोक को गिल्ट फील होता है, अशोक जब देखता है वहां पे कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हत्याएं हुई है, चारों तरफ लोगों की लाशें पड़ी हुई है, उनको जलाने वाला कोई नहीं है, गिद्ध लकड़बग्घे जैसे स्कैवेंजर्स उन लाशों को नोच रहे हैं, और जो बचे हुए लोग हैं वो भी मर जाना चाहते हैं, कोई जीना नहीं चाहता वहां पे। तो अशोक को बहुत गिल्ट फील होता है, और अशोक को इतना गिल्ट होता है कि अशोक उस वॉर गिल्ट से निकल नहीं पाता है। इस फेज में अशोक को इस वॉर गिल्ट से निकलने में मदद करता है बुद्धिज्म के सरमन्स। बुद्धिज्म, क्योंकि बहुत सारे बुद्धिस्ट लोग अशोक के आसपास थे, बुद्धिज्म बाय दैट टाइम एक बहुत बड़ा रिलीजन हो चुका था भारत का। अशोक की एक वाइफ खुद बुद्धिस्ट थी। तो ये सब जो है अशोक को कहते हैं कि आपको इस गिल्ट से निकलने के लिए बुद्ध के उपदेशों को सुनो, उनके जो दूसरे मॉन्क्स हैं वो आपको बौद्ध धर्म के उपदेश देंगे। तो अशोक जब बुद्धिज्म के उपदेशों को सुनता है, उनके सरमन्स को सुनता है, तो उसको रिलीफ मिलता है उस वॉर गिल्ट से, है ना, उसको रिलीफ मिलता है उस वॉर गिल्ट से। और धीरे धीरे वो बुद्धिज्म के सरमन्स को लाइक करना शुरू कर देता है, बुद्धिज्म के मोनेस्ट्रीज का वो रेगुलर विजिटर हो जाता है, और इतना ज़्यादा अटैच्ड और एसोसिएटेड हो जाता है बुद्धिज्म से कि अशोक खुद एक बुद्धिस्ट हो जाता है। उपगुप्त नाम के बुद्धिस्ट मॉन्क की इन्फ्लुएंस में आके उसके थ्रू बैप्टाइज होता है और बुद्धिस्ट बनता है। तो इस तरह से अशोक का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बुद्धिस्ट होने से पहले अशोक लॉर्ड शिव का भक्त था, वो शिव का उपासक था। लेकिन अब वो जो वॉर गिल्ट उसको फील हो रहा था, इसको बोलते हैं इंग्लिश में पोस्ट ट्रॉमेटिक वॉर डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक वॉर डिसऑर्डर इसको बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई युद्ध से वापस आता है, तो युद्ध में उसने बहुत सारे लोगों को मारा रहता है ना, तो वो आके यही सोचता रहता है कि अरे मैंने उसको भी मार दिया, उसको भी मार दिया, उसका भी घर होगा, उसका भी परिवार होगा, उसके बच्चे होंगे, उसके माँ बाप होंगे, तो उसको बहुत ज़्यादा ट्रॉमा आने लगता है। इसको बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक वॉर डिसऑर्डर। अशोक को एक्चुअली ये हो गया था, पोस्ट ट्रॉमेटिक वॉर डिसऑर्डर। और उसको यहाँ से काउंसलिंग मिली, कहाँ से? बुद्धिज्म से। और बुद्धिज्म से जो उपदेश के फॉर्म में उसको काउंसलिंग मिली, तो वो उस गिल्ट से धीरे धीरे निकलने लग गया। और जब वो उस गिल्ट से निकलने लग गया, तो वो बुद्धिज्म के साथ कंप्लीटली एसोसिएटेड हो गया। उसने अपने पुरानी बिलीफ लॉर्ड शिव को वर्शिप करने की पीछे छोड़ दी और अपना लिया बौद्ध धर्म। और किसके इन्फ्लुएंस में अपनाया? वो अपनाया उसने किसके इन्फ्लुएंस में? उपगुप्त के इन्फ्लुएंस में, है ना। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंग, आफ्टर विच अशोक felt war guilt and he began to attend Buddhist sermons, उपदेशों को सुनने लगा। later became Buddhist himself। बाद में खुद ही बुद्धिस्ट बन गए। यही सारी बात जो है मैंने आपको बताई थी। हिमांशु शर्मा, बहुत बहुत बार पूछ लिया आपने, म्यांमार पे अटैक क्यों नहीं किया? पहले तो ये बताओ, आपकी कोई दुश्मनी क्या म्यांमार से कि म्यांमार पे अटैक क्यों नहीं किया? म्यांमार के बारे में क्यों बोल रहे हो कि उस पर अटैक नहीं किया? अच्छा अच्छा अच्छा, वो बॉर्डर बिल्कुल लग गई है तो म्यांमार पे अटैक क्यों नहीं किया? अरे ऐसा है कि सबसे पहली बात तो ये कि ना, टफ इलाके हैं। नॉर्थ ईस्ट के इलाकों को पार करके म्यांमार की तरफ जाना जो है इतना आसान नहीं होता था। पहली तो ये चीज़ बताएं, जियोग्राफिकल बैरियर अपने आप में बहुत मजबूत था। दूसरा, ऑलरेडी इतना बड़ा एम्पायर था चलाने के लिए कि अभी कोई नई जगह पे हमला करने का इरादा नहीं था अशोक का। बाद में इन्होंने म्यांमार के अंदर बुद्धिस्ट मॉन्क्स को भेज के बुद्धिज्म को स्प्रेड किया था। मीनवाइल अशोक ने अपनी वॉरफेयर की, बुद्धिस्ट जब अशोक हुए थे ना, तो बुद्धिस्ट होने के बाद अशोक ने अपनी कॉन्क्वेस्ट की पॉलिसी को, वॉरफेयर की पॉलिसी को कंप्लीटली गिव अप कर दिया था। इसलिए म्यांमार ये वो सब बच गए ये लोग। अगर अशोक वैसे ही शिव का भक्त रहता
और अशोक बुद्धिस्ट नहीं होता, वॉरफेयर की पॉलिसी ड्रॉप नहीं करता, तो म्यांमार का ये नक्शा बहुत बड़ा होता। पूरा ग्लोब दिखाना पड़ता हमको, कम से कम एशिया तो पूरा दिखाना पड़ता, जहां तक मौर्यन एम्पायर फैल चुका होता। ईरान तक फैला देता वो मौर्यन एम्पायर को उधर वेस्ट में, और इधर साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका, ये सब मौर्यन एम्पायर के हिस्से होते, अगर अशोक ने अपनी वॉरफेयर की पॉलिसी नहीं छोड़ी होती तो। खैर, क्योंकि उसने वॉरफेयर की पॉलिसी भी छोड़ दी, और जब वॉरफेयर की पॉलिसी छोड़ी नहीं थी तो ये जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके ना, यहाँ से आगे बढ़ना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल, घने जंगल, ऊंचे पहाड़ थे, इसीलिए म्यांमार के ऊपर हमला नहीं किया था। ठीक है, तो अशोक ये सारे काम करने के बाद में बुद्धिस्ट बन जाता है, और बुद्धिस्ट बनने के बाद अशोक एक कोड ऑफ कंडक्ट प्रोपोगेट करता है, जिसको वो कहता था, या जिसको हम जानते हैं अशोकाज धम्म के नाम से। अशोक एक धम्म की शुरुआत करता है। अशोक ये बोलते हैं रूलर बनने के, बुद्धिस्ट बनने के बाद वो ये कहते हैं कि वॉरफेयर अब हमको नहीं करना है, वी आर नॉट डूइंग वॉरफेयर एनी मोर। अब हम सिर्फ और सिर्फ एक काम करेंगे, वो है धम्म के मैसेज को आगे बढ़ाएंगे। धम्म, यहां पे धम्म का मतलब जो है वो है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट से है यहां पे धम्म का मतलब। यहां पे वैसे धम्म एक पाली वर्ड है जो संस्कृत के धर्म से बना है, लेकिन अशोकास धम्म का मतलब एक कोड ऑफ कंडक्ट विच वॉज सजेस्टेड बाय अशोक। तो मैं लिख ही देता हूं इसको, व्हाट वॉज अशोकास धम्म? इट वॉज अ कोड ऑफ कंडक्ट, ऐसा COC लिख देता हूं मैं, कोड ऑफ कंडक्ट सजेस्टेड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सजेस्टेड, इन्होंने इंपोज नहीं किया था किसी के ऊपर, सजेस्टेड बाय अशोक टू हिज प्यूपिल्स, यानी कि प्रजा, टू हिज प्यूपिल्स, दैट वुड मेक people virtuous and attain स्वर्ग, यानी कि हेवन आफ्टर डेथ। तो अशोक का धम्म क्या है? अशोक का धम्म इन 3 लाइंस में समाहित है। इट वॉज अ कोड ऑफ कंडक्ट suggested by Ashok to his pupils that would make people virtuous and attain स्वर्ग after death। अशोक ने कहा कि लोगों, हम तुम पर जोर आजमाइश करें और तुमको लॉ एंड ऑर्डर में रखें, उससे अच्छा है कि तुम खुद ही सुधर जाओ, तुम खुद ही वर्चुअस पर्सन बन जाओ। ऐसे में हमको भी तुम पर कभी जोर आजमाइश की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर तुम ऐसा करते हो तो तुमको मरने के बाद में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अशोक वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट निर्वाण। अशोक मोक्ष की या निर्वाण की बात नहीं कर रहा था कॉमन लोगों से, क्योंकि वो जानता था कि कॉमन लोगों को मोक्ष या निर्वाण से कुछ भी नहीं मतलब है। अगर मैं आपको ये कहूं कि यार आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको निर्वाण प्राप्त हो जाएगा, तो कोई पढ़ाई करेगा क्या? आप बोलोगे नहीं सर, हमको कोई निर्वाण नहीं चाहिए, हमको तो ND में जाना है, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में जाना है। तो जो कॉमन लोग होते हैं ना, वो निर्वाण को नहीं समझ सकते। मैं भी नहीं समझ सकता, मैं भी आपसे भी कॉमन हूं मैं तो मैं भी नहीं समझ सकता। तो हम लोग नहीं समझ सकते निर्वाण को, इसलिए हमारे जैसे लोगों को समझ क्या मजा आएगा? स्वर्ग ज्यादा हमको एक्साइट करता है कि मरने के बाद निर्वाण मतलब क्या, कि अब कभी जन्म नहीं होगा और एकदम शांति में रहोगे। नहीं नहीं, हमको नहीं रहना शांति में, हमको तो स्वर्ग में जाना है मरने के बाद। क्यों? क्योंकि स्वर्ग की फैसिलिटीज़ के बारे में हमने सुना है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ होती है स्वर्ग के अंदर, बहुत अच्छा फूड होता है, अप्सराएं होती है, और लड़कियों के लिए देवता होते हैं वहाँ पे, तो सबके लिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छा है वहाँ पे। तो हमें तो स्वर्ग जाना। तो कॉमन मैन जो होता है ना, वो स्वर्ग से ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, निर्वाण के पॉइंट से अट्रैक्ट नहीं होगा। इसलिए कॉमन मैन के लिए उन्होंने स्वर्ग के बात को यूज किया है। ठीक है, तो ये अशोक का धम्म था।
ये तो मैंने अशोक के धम्म की डेफिनेशन बताई थी। अब अशोक का धम्म किस तरह की बातों को प्रीच करता था वो भी दो चार देख लेते हैं। हालांकि अपन इसको डिटेल में करेंगे, लेकिन उसके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें देख लेते हैं। जैसे कि नॉट किलिंग एनिमल्स, नॉट किलिंग एनिमल्स, जानवरों को मत मारो, है ना। क्यों मारते लोग? जानवर को खाने वाने के लिए मारते हैं ना। वो तो वैसा वो बोलता था कि भाई कम से कम मारो, मत मारो, बेटर है कि मत मारो। और रिस्पेक्ट द स्कॉलर्स, एल्डर्स, बड़ों को, विद्वानों को मान सम्मान दो, ऐसा भी वो बोलता था। उसके बाद वो बोलता था रिलीजियस टॉलरेंस, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करो, एक दूसरे के धर्म के प्रति सहिष्णु बनो, इस तरह की वो बात करता था। और जैसे वो बात करता था गिविंग अप वॉरफेयर, युद्ध भी नहीं होना चाहिए, युद्ध में सिर्फ नुकसान ही होता है, जाने ही जाती है सब तरफ से। तो ये वो सारे समराइज करके मैंने कुछ 3-4 पॉइंट्स बताए आपको, जो अशोक अपने धर्म के थ्रू लोगों में प्रीच करता था। और यही बात अशोक को ग्रेट बनाती है। अशोक को ग्रेट क्यों कहा जाता है? मैंने अलेक्जेंडर का बता दिया आपको कि अलेक्जेंडर को ग्रेट क्यों कहा जाता है, लेकिन अब मैं आपको बताऊं अशोक को ग्रेट क्यों कहा जाता है। क्योंकि अशोक को अपने रिलीजन को फैलाना था, अपने धम्म के मैसेज को फैलाना था। लेकिन उसने अपने धम्म के मैसेज को फैलाने के लिए या अपने रिलीजन बुद्धिज्म को फैलाने के लिए फोर्स का यूज नहीं किया, मिलिट्री का यूज नहीं किया, जबकि उसके पास में बहुत बड़ी मिलिट्री थी, बहुत ताकतवर फोर्स थी। फिर भी उसने यूज नहीं किया उसका, अपनी बात मनवाने के लिए प्यार का, शांति का सहारा लिया। इसीलिए वेस्टर्न स्कॉलर्स ने अशोक को ग्रेट कहा है, उसको महान कहा है ना। सीधी सी बात है, अगर आपके पास ताकत है तो आप अपनी ताकत के दम पे कोई भी काम करवा सकते हो। लेकिन आपके पास ताकत है, उसके बाद भी आप किसी से प्यार से बात करके काम करवा रहे हो, तो फिर ये आपकी ग्रेटनेस होती है, या आपकी महानता होती है कि आपने फोर्स नहीं यूज़ किया, आपने प्यार से अपने काम को करवाया। तो ये होती ग्रेटनेस, और यही अशोक ने शो करी थी। इसीलिए अशोक को अशोक द ग्रेट कहा जाता है। अब इसी पॉइंट पे आज का लेक्चर अपन एंड करते हैं। मौर्यन पीरियड के बाकी जो बचे हुए एस्पेक्ट्स हैं वो अगले लेक्चर में आपको बताए जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।